We'll say the prayer. हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्मविकास समाया है। वही में सर्वम ओम ओम ओम। आत्मनि में त्वम ओम ओम ओम। स्मारे स्मारे ओम ओम ओम। चित्तं शामय शामय ओम। स्मराणि सोऽहं ओम ओम ओम। शान्तं चिन्मयम् ओम नाम ओम। तटस्थं केवलम् ओम ओम ओम। स्मराणि शुद्धम् ओम नाम ओम। पिछली दफे हम लोगों ने देखा कि वृत्तियां क्लिष्ट होती हैं, अक्लिष्ट होती हैं। ऐसी वृत्तियां होती हैं जो हमारे दुख का कारण बनती हैं, परेशानियां क्रिएट करती हैं। और ऐसी वृत्तियां होती हैं जो हमारी मदद करती हैं, हमारे उन्नति में सहायक होती हैं। तो अगर हम इन वृत्तियों को पहचाने तब तो हम ऐसी वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं जो हमारे उन्नति में बाधक हैं, जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, जो हमारे लिए पीड़ा उत्पन्न करती हैं। और जो वृत्तियां हमारे को मदद करती हैं, ऐसी वृत्तियों को हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसके लिए मन में उठने वाली इन वृत्तियों को जानना जरूरी है। तो ये क्लिष्ट कौन सी हैं, अक्लिष्ट कौन सी हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि आगे के सूत्र जो छठा, सतवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, इन सूत्रों में 5 प्रकार की वृत्तियों के बारे में बात किया है, उसका विस्तार दिया है। तो जो छठा सूत्र है और 7वां सूत्र आज हम करेंगे। 2 सूत्र आज हम करेंगे। तो छठवां सूत्र जो है वो बोलता है, वो कहता है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतय। ये जो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं जो क्लिष्ट भी हैं और अक्लिष्ट भी हैं। यही 5 प्रकार की वृत्तियां या तो क्लिष्ट होती हैं या तो अक्लिष्ट होती हैं। तो इसको थोड़ा आगे गहराई से देखेंगे तभी हमको मालूम पड़ेगा कैसे हर वृत्ति जो है वो क्लिष्ट भी हो सकती है और अक्लिष्ट भी हो सकती है। तो ये 5 प्रकार की वृत्तियों को अगर हम देखें तो प्रमाण, पहली वृत्ति जो है वो है प्रमाण। तो प्रमाण का अर्थ क्या है? प्रमाण जो है वो उसका अर्थ है सही ज्ञान, सही ज्ञान, वास्तविक ज्ञान। और ज्ञान के बारे में अगर हम बात करें तो सामान्य तौर पे हम बहुत बहुत कुछ जानते हैं और हमारी ये समझ रहती है कि जो हम जान रहे हैं वो सही है। इस समझ के साथ में हम लोग काम करते हैं। लेकिन अगर गहराई से देखेंगे तो ऐसा बहुत कुछ है जो हमने जाना है वो सब का सब गलत है। आश्चर्य होगा कि बहुत कुछ जो हम जानते हैं वो गलत है, वो सही नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो हमारी
बाह्य विषयों के विषय में समझ, हमको लगता है कि जितना हमारे पास ज़्यादा धन रहेगा, जितना ज़्यादा वस्तुएं रहेगी, उतना ज़्यादा हम सुखी होंगे। हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास जितनी दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की, दूसरों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करने की या उनके ऊपर अधिकार रहेगा तो हम सुखी होंगे। ये भ्रांत ज्ञान है, ये गलत ज्ञान है। उसी तरीके से जैसे हम संसार को समझते हैं, हमको लगता है कि हमको सब सुख संसार से मिलता है, वो भी एक प्रकार का गलत ज्ञान है। तो मैंने जैसे पहले पहले दिन कहा था कि आप अपने मन को पूरी तरह से खुला रखना, अपने मन को पूरी तरह से मुक्त रखना, क्योंकि हम लोग ये सूत्रों में कुछ ऐसी बातें समझेंगे, ऐसी बातें जानेंगे जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं है। और ये भी आश्चर्य होगा हमको जान के कि बहुत कुछ जो हम लोग जानते हैं वो वास्तव में गलत ज्ञान है, वो वास्तव में सही ज्ञान नहीं है। तो अभी एक एक बात को तो हम लोग सही गलत में नहीं ले जा सकते हैं, तो हम लोगों को एक क्राइटेरिया, हमारे पास एक मापदंड होना चाहिए, हमारे पास एक नापने की प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए, जिसके जरिए हम इस बात को जांच सके कि जो मैं जान रहा हूँ वो सही है या वो गलत है, वो उपयोगी है या अनुपयोगी है, कि मैं बेकार में ही ये गलत ज्ञान को साथ में लेके अपने दुखों का उसको कारण बना रहा हूँ। इस प्रकार का ज्ञान बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये प्रक्रियाओं को जानना, इस प्रकार के वृत्तियों को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्वाभाविक है मन में सवाल आएगा कि ये तो बहुत गूढ़ विषय है, हम इसके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, हम तो योग सीखने वाले हैं, आसन प्राणायाम बंद मुद्रा हम सीख रहे हैं, इसमें ये सब बातें कहाँ से आ गई। तो ये सब बातें योग का आवश्यक हिस्सा है। यही एक बहुत बड़ी समस्या है कि योग के विषय को, योग के शास्त्र को बहुत लोग केवल आसन प्राणायाम बंद मुद्रा ध्यान धारणा यही समझते हैं। योग एक पूरी ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे पूर्वजों ने हमको दी है, जिसके जरिए हम अपने आप को पूरे तरह से जान सकते हैं, विश्व को पूरे ढंग से अच्छे ढंग से जान सकते हैं। और जब ये ज्ञान हो जाता है तो दुख अपने आप दूर हो जाता है। जब ये ज्ञान हो जाता है तो हमारी जो पीड़ाएं हैं, हमारे जो दुख हैं, उससे हम लोग मुक्ति पा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो ये लक्ष्य है योग का, उसको अगर हमको साधित करना है, उसको अगर साध्य करना है, तो हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये जो ज्ञान के विषय में, और दूसरी बात अभी सभी को मालूम है कि जो साधु संतों का ज्ञान है वो अलग है, हमारा ज्ञान है वो अलग है। सामान्य व्यक्ति तो ये बोलता है, ये सोचता है, वो जस्टिफाई भी करता है, आर्ग्यू भी करता है, झगड़ा भी करता है, बोलता है क्या गलत है अगर मैं धन कमा रहा हूँ तो, क्या गलत है कि मैं लोगों को चीट कर रहा हूँ, तो सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं करूंगा तो क्या गलत होगा। ऐसा हम बोलते हैं, आर्ग्यू करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिल की गहराई में हम जानते हैं कि वो बात सही है या वो बात गलत है। और जो साधु संत हैं या जो ऐसे व्यक्ति हैं, जो आप सोच के देखिए, आपने ऐसा ऐसे करने वाले कितने सुखी व्यक्ति आपने आज तक देखे, जो इस प्रकार से जीवन जीता है, उसमें से एकदम अत्यंत सुखी ऐसा कोई व्यक्ति आपने देखा है आज तक, जो दूसरों को चीट करके या ऐसा कुछ भी करके, एक सामान्य तौर पे मतलब सब गलत सही बातें करके अगर वो जीवन जीता है, तो उसमें आपने देखा है कि कभी वो खुश है और कभी वो सुखी है। तो ये अनुभव की बात है, ये थोड़ा गहराई से सोचने की बात है। हम इस विषय में ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं, लेकिन जब हम योग का अभ्यास कर रहे हैं तो योग हमको इन बातों के बारे में बताता है कि हमको इनके बारे में विचार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे पास बुद्धि है। हमको भगवान ने ऐसी बुद्धि दे के भेजा है कि जिसके जरिए हम सही गलत का निर्णय कर सकते हैं। हमारे अंदर विवेक करने की बुद्धि है, जिसका हम शायद ही कभी इस्तेमाल करते हैं। हम ऐसी बातों की तरफ चले जाते हैं जो हमको अट्रैक्टिव, आकर्षण से खींचती हैं अपनी तरफ, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये जो आकर्षित करने वाली वस्तु है वो हमारे लिए सही है या हमारे लिए गलत है। तो ये सही और गलत है, इसका विचार कौन करेगा? जिसमें विवेक रहेगा। तो विवेक सीखना है, विवेक समझ से हमको अपना जीवन चलाना है। तो अगर विवेक से जीवन चलाएंगे तो हो सकता है कि हमारे जीवन में जो बहुत सारी बुराइयां होती हैं, जो बहुत सारे दुख आते हैं, वो शायद अवॉइड हो जाए। क्योंकि हमारे साधु संत और हमारे योगी तो ऐसा ही बोलते हैं कि जीवन में अगर तुमको सही जीवन जीना है तो फिर तुमको योग मार्ग में जाना चाहिए। तो उस दृष्टि से अगर देखेंगे तो दो प्रकार का ज्ञान है। एक लौकिक ज्ञान है जिसको सांसारिक ज्ञान बोलते हैं,
सांसारिक ज्ञान में वो भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम देखें तो संसार में हमारा जो शरीर है वही हमारा माध्यम है, जो कुछ हम पाना चाहते हैं। जो सांसारिक सुख पाना चाहते हैं उसके लिए भी हमारा शरीर उपयोगी है। जो आध्यात्मिक मार्ग से हम अनुभव पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, उसके लिए भी शरीर हमारा माध्यम है। तो शरीर तो दोनों दिशाओं में, और हमारा मन भी दोनों दिशाओं में काम करेगा। सांसारिक चीजें भी करना जरूरी है, क्योंकि अगर आज हम लोग अगर हाउस होल्डर हैं, हमारा घर है, परिवार है, तो हम हाउस होल्डर हैं, तो उसमें हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। बच्चे हैं तो बच्चों को पालना है, माँ बाप है, सास ससुर है तो उनको पालना है, उनका उनकी देखभाल करनी है, हस्बैंड है तो उसके साथ संभाल के रहना है, परिवार को पूरा अच्छे से चलाना है। तो सांसारिक जीवन भी उतना ही जरूरी है। तो सांसारिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन दोनों में तारतम्य होना चाहिए, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। होता यह है कि हम सांसारिक चीजों की तरफ इतना झुक जाते हैं कि हम कई बार सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं, और फिर बाद में ऐसा होता है कि हम दुखी हो जाते हैं। हम व्यक्तियों को पहचानते नहीं, और फिर उनके ऊपर भरोसा कर लेते हैं, या हम गलत भरोसा करके हम अपना नुकसान कर लेते हैं। ऐसा बहुत कुछ होता है। तो उसमें भी संसार की भी सही समझ के लिए हमको विवेक चाहिए, केवल अध्यात्म के लिए नहीं। सांसारिक चीजों में भी जब हम दूसरों के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति को कैसे समझना चाहिए, उसके लिए भी विवेक जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि विवेक केवल अध्यात्म के लिए है, केवल भगवान की तरफ जाना है, अध्यात्म की तरफ जाना है तभी हमको विवेक का इस्तेमाल करना है। विवेक तो हर चीज में इस्तेमाल होता है। अब जैसे छोटे से उदाहरण में देखेंगे, हम लोग कभी कभी निर्णय लेते हैं, सही निर्णय लेते हैं कि अब मैं ये करूंगा, ये अच्छी बात है, ये मैं करूंगा। लेकिन कभी कभी वो निर्णय लेने के बाद में भी हम वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हम दूसरी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, या हम में बहुत आलस्य रहता है। तो ये ज्ञान की भी दो अवस्थाएं हैं। एक सही ज्ञान जो है, वो अगर पाप प्राप्त करेंगे तो उससे विवेक उत्पन्न होता है। तो ये अब जो पांच चीजें हैं वो क्या है, ब्रीफली अगर उसको हम लोग देखेंगे, तो पहला है प्रमाण। प्रमाण का अर्थ क्या है, सही ज्ञान। तो सही ज्ञान मतलब प्रमा। जो सामान्य ज्ञान हमको रहता है वो सही नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आज हम लोगों ने जो जाना, कल को अगर उसके विपरीत कुछ हमको सच्चाई मालूम पड़ी तो हमको समझ में आता है, अरे अभी तक जो मैं समझ रहा था वो तो सब गलत निकला। तो वो ज्ञान जो है वो गलत ज्ञान हो गया। तो ऐसा बहुत ज्ञान गलत होता है। सही ज्ञान कैसा है, जो पूरी तरह से हमको निश्चिंत कर देता है, जिसको हम समझ सकते हैं कि हमको ये पूरा निश्चिंतता रहती है कि ये ज्ञान जो मैंने प्राप्त किया है वो बिल्कुल सही है। इस प्रकार के ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। तो ये प्रमाण को प्राप्त करने के कैसे तरीके हैं, कैसे हम ये प्रमाण को प्राप्त कर सकते हैं, और प्रमाण के तरीके क्या हैं। तो ये प्रमा का अर्थ है सही ज्ञान, और प्रमाण का अर्थ है जिस प्रकार से जिन वृत्तियों के द्वारा हम सही ज्ञान को प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं प्रमाण। तो आज के आगे वाले सूत्र में प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि, ये सूत्र में हम लोग देखेंगे कि ये प्रमाण कैसा है और सही ज्ञान हम प्राप्त कैसे करते हैं। लेकिन पहले क्योंकि पांच चीजों के बारे में कहा है तो उसको ब्रीफली थोड़ा सा समझ लेंगे। तो दूसरा क्या है, विपर्य। विपर्य का अर्थ क्या है, गलत ज्ञान, जो सही नहीं है। तो सामान्यतः हम जिसे ज्ञान कहते हैं उसका बहुत बड़ा भाग गलत ज्ञान या विपर्य होता है। पिछले सत्र में हमने क्लेशों की चर्चा की थी। क्लेशों से उत्पन्न सारा ज्ञान वो विपर्य युक्त ज्ञान होता है, गलत ज्ञान होता है। क्योंकि क्लेशों का काम क्या है, क्लेश हमारे बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, क्लेश हमारे बुद्धि को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो जब हम किसी क्लेश के प्रभाव में रहते हैं, तो समझो अटैचमेंट है, तो अटैचमेंट के जब भी हम प्रभाव में रहते हैं तो हम सच्चाई को नहीं जान पाते हैं, हम सत्य को नहीं जानते हैं। तब हमको वही सत्य लगता है जो हमारे उस वस्तु के साथ जुड़ा है जिसके प्रति हमारी अटैचमेंट है। अभी एक प्रैक्टिकल छोटा सा उदाहरण, क्योंकि ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये हमारे जीवन में क्षण क्षण घटित होती है। तो एक छोटा सा उदाहरण जैसे हम लोग देखें, कभी आपने देखा रहेगा कि एक सोसाइटी में रहते हैं, दो तीन घरों में बहुत सारे बच्चे हैं, और जब कुछ बच्चे आपस में लड़ते हैं तो ये जो झगड़ा रहता है ये बड़ों तक पहुंच जाता है, माँ बाप तक पहुंच जाता है। और जब ये बात होती है तो जो भी माँ रहती है वो हमेशा अपने बेटे को सही मानती है कि नहीं, ये थोड़ा विचार करके देखेंगे। मैं जो कह रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे।
तो हमको ऐसा लगता है कि मेरा बेटा तो कभी गलत नहीं हो सकता, जितनी भी गलतियां, झगड़ा हुआ है तो मतलब जरूर पड़ोसी के बच्चे ने कुछ गड़बड़ की रहेगी, मेरा बेटा तो गलती कर ही नहीं सकता। कि और ये जब हम बोलते हैं कि मेरा बेटा गलती नहीं कर सकता, वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमको ब्लाइंड अटैचमेंट है बच्चे के साथ, और ये अटैचमेंट कहीं ना कहीं क्लेश के साथ जुड़ी हुई है। तो ये अटैचमेंट हमको, अब उसी तरीके से हम ऑफिस में काम करते हैं या पड़ोसी का भी हो ही सकता है, किसी के साथ हमारी पटती नहीं है, कोई व्यक्ति हमको पसंद नहीं है, किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में घृणा है, किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में द्वेष है, तो वो व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा बिहेव करता हो, हम उसको कभी अच्छा नहीं मानेंगे। जबकि वास्तविकता ये है कि वो अच्छा हो सकता है, और हम उसको वास्तविक उसको अच्छा नहीं मानेंगे क्योंकि हम उसको हेट करते हैं, हमारा उसके प्रति द्वेष है। तो इस प्रकार से ये द्वेष और अटैचमेंट जो है, राग और द्वेष, या कभी कभी कोई डर जो रहता है, उसके वजह से भी हमारी जो मन की स्थिति है वो सही ज्ञान को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं आती। तो इस ढंग से क्लेश युक्त ज्ञान जो है वो विपर्य ज्ञान है। अब इसको विपर्य जब भी आएगा तभी हम देखेंगे कि पांच क्लेश कैसे सामान्य तौर पे अभी हम लोग फर्क करने के लिए हम लोग अभी इसको समझ रहे हैं। तीसरा ज्ञान कौन सा है? विकल्प। विकल्प का अर्थ क्या है? विकल्प का अर्थ है कल्पना। बहुत सारा समय पूरे दिन में हम न सही ज्ञान में रहते हैं न गलत ज्ञान में रहते हैं, हम कल्पनाओं में रहते हैं। और कई बार ये कल्पनाएं जरूरी भी रहती हैं, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए इन कल्पनाओं का आधार लेना पड़ता है। तो इनका एक उपयोग है, जैसे गलत ज्ञान हमको बांधता है, गलत ज्ञान हमारे दृष्टि को प्रभावित करता है, हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करता है, उसी तरीके से विकल्प जो है वो हमारे लिए रोजमर्रा के जीवन में उपयोगी पड़ता है। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ में, तो अभी जो भी, जैसे मैंने शुरू किया बात करना, तो मैंने बहुत सारी बातें ऐसी कही रहेगी जिनका संबंध विकल्प से है। भाषा में पूरा विकल्प का इस्तेमाल होता है, तो उसका भी एग्जाम्पल आगे हम लोग देखेंगे। अब ये कल्पना जो है, इस पर जो आधारित, या इसको शाब्दिक ज्ञान भी कहते हैं। विकल्प मतलब शब्दों से उत्पन्न ज्ञान जो रहता है उसको भी विकल्प कहते हैं। अगर वो सही नहीं है और गलत नहीं है तो तीसरे तीसरे प्रकार का ज्ञान होगा। वो कौन से प्रकार का ज्ञान रहेगा? उसको कहेंगे विकल्प ज्ञान। तो विकल्प ज्ञान का लक्षण है कि इस ज्ञान के अनुरूप कोई भी वास्तविक वस्तु की सत्ता नहीं होती है। इस ज्ञान का उपयोग होता है इस प्रकार से, शाब्दिक ज्ञान के बिना हम एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजों को समझा नहीं सकते। जैसे अभी एक मैं आपको ये सूत्र के बजाय अभी एक स्टोरी सुनाना चालू करूं, तो स्टोरी सुनाना चालू करूं तो मैं आपको बोलूं कि मैं फला फला जगह पे गया था और वहां पे मैंने एक घोड़ा देखा। अब वो घोड़ा कैसा था? वो घोड़ा उड़ने वाला था। तो अभी मैंने जो कहा कि उड़ने वाला घोड़ा, आपके मन में ज्ञान हुआ? जो मैं बोल रहा हूँ उसका ज्ञान हुआ? बोलिए मत, सर हिला लीजिए। कि मैं जब कह रहा हूं कि उड़ने वाला घोड़ा देखा, तो आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? समझ में, हर एक को समझ में आया कि उड़ने वाला घोड़े के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आपने कभी उड़ने वाला घोड़ा देखा है क्या? तो ये जो ज्ञान हुआ, उड़ने वाले घोड़े का जो ज्ञान हुआ, मैं जो कहानी सुना रहा हूं उसमें, ये किस प्रकार का ज्ञान हुआ? ये कल्पना का ज्ञान हुआ, ये विकल्प वृत्ति हो गई। तो ऐसी कितनी सारी बातें हम दिन भर में विकल्प वृत्ति के द्वारा जानते हैं, जिनका वास्तविकता कुछ होता ही नहीं है। नॉवेल पढ़ते हैं, पिक्चर देखते हैं, बहुत सारी चीजें हम करते हैं, उसमें हमारा मन रमता है, मन खो जाता है उसमें। लेकिन हमको समझ में नहीं आता है कि ये तो विकल्प वृत्ति चल रही है, इसमें सही तो कुछ भी नहीं है। और जो व्यक्ति सच जानने के प्रति दृढ़ संकल्प है, वो बार बार चिंतन करता है कि मैं जो जान रहा हूँ वो सच है या नहीं है। वो सच्चाई के प्रति कमिटेड है, वो सच्चाई के प्रति दृढ़बद्ध, कटिबद्ध है। तो योगी जो है वो सच्चाई को जानने के पीछे पड़े रहते थे, वो सच जानना चाहते। इसीलिए उन्होंने सब बातों का विचार किया कि जो जो वृत्तियां उठ रही है उसमें सच कितना है, गलत कितना है, उसमें कल्पना कितनी है। तो ये तीसरे प्रकार का ज्ञान है। तीसरे प्रकार की वृत्तियां हमारे मन में है। चौथे प्रकार की वृत्ति कौन सी है? निद्रा। सोते हैं तो हम लोग सोते समय भी हमारी वृत्तियां चालू रहती हैं।
और अक्सर आप देखेंगे साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक तौर पे, जब हम रात को सोने जाते हैं तो नींद कैसे हमको आती है मालूम है? जब हम नींद के बारे में स्मरण करते हैं तो धीरे धीरे नींद आने लगती है, क्योंकि पहले नींद का अनुभव कर चुके हैं। और फिर एक एग्जाम्पल है कि नींद से उठते हैं तो हम पूछते हैं, अगर एक दूसरे को पूछें कि आपको नींद अच्छे से आई, कैसी नींद थी आपकी, तो हम कहते हैं नहीं, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, एकदम ऐसा मैं मतलब कैसे, जैसे लकड़ी का टुकड़ा पड़ा रहता है, काठ पड़ा रहता है, ऐसे में सो गया, मुझे कुछ होश ही नहीं आया। या हम बोलते हैं नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छे से नींद नहीं आई, पूरी रात में डिस्टर्ब था, सपने देखता रहा या क्या पता नहीं, कुछ याद नहीं, पर मन एकदम परेशान था, पूरी रात में करवटें बदलते रहा और पता नहीं क्या क्या मन में आ रहा था, स्वप्न देख रहा था। तो ये हमको स्मरण होता है। और उसके बाद में कभी कभी जब अच्छी नींद आती है तो हम सुबह बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, हमारा अनुभव हमको बताता है कि अरे मैं आई एम सो फ्रेश, मैं कितना अभी खुद को एकदम स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, फ्रेश लग रहा है मुझे। तो अगर ये ज्ञान की वृत्ति सोते समय नहीं रहती थी तो हम सुबह कैसे ये बोल सकते थे कि अच्छी नींद थी कि बुरी नींद थी? कुछ ना कुछ तो ज्ञान हो रहा होगा। तो ये जो ज्ञान है, ये सभी वृत्तियां रुक जाती है, कॉन्शियस माइंड रुक जाता है, चेतन मन बंद हो जाता है, इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, आंखें बंद रहती हैं, कान बंद रहते हैं, सब कुछ बंद रहता है, लेकिन फिर भी मन जागृत रहता है और वहां पे कोई ना कोई, किसी न किसी प्रकार की वृत्ति चलते रहती है। इसको हम लोग रिकॉल कर सकते हैं, इसीलिए पतंजलि ने निद्रा को भी वृत्तियों में डाला है, इसमें भी एक ज्ञान प्राप्त होता है। और आगे के सूत्रों में हम देखेंगे कि निद्रा में होने वाले ज्ञान को अगर हम अपने स्टडी का आधार बनाते हैं तो उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, मन को अच्छी स्थिति में लाने के लिए, मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए। मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए निद्रा के ज्ञान का उपयोग होता है, आगे के सूत्र में आएगा। सूत्र 38वां सूत्र इसी चैप्टर में आएगा, तभी हम देखेंगे इसको। और पांचवी चीज कौन सी है? स्मृति। स्मृति। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जो जो मैं बोल रहा हूँ, मैं मेरे शब्द जैसे आपके कानों में आ रहे हैं, वैसे अलग 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 प्रकार की स्मृतियां आपके मन में जागृत हो रही हैं वृत्ति के रूपों में। हमको इसका एहसास नहीं है, लेकिन थोड़ा गहराई से अगर अवेयरनेस रखेंगे, चेतना रखेंगे, तो एक एक शब्द में जो बोल रहा हूँ उससे पुरानी स्मृतियां। अब पहली स्मृति तो ये है कि मैं जो शब्द बोल रहा हूँ उसका अर्थ आपको समझ में आ रहा है, वो अर्थ आपने अभी तो नहीं सीखा, वो तो ऑलरेडी आपके मन में है। जैसे मैंने कहा, कुछ भी कहा तो आपके मन में अर्थ प्रकाशित हो गया, आपके मन में वो अर्थ समझ में आ गया। वो अर्थ कहाँ से समझ में आया? अभी तो प्रयत्न नहीं किया, ये क्या बोल रहा है, इसने ये शब्द बोला, इसका अर्थ क्या है, ऐसे तो हम एक एक शब्द को नहीं समझ रहे हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये समझ कहाँ से आ रही है? ये हमारी स्मृति से आ रही है, क्योंकि हमको मालूम है इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है, ये शब्द से हम ये समझ सकते हैं, ये हमारे मन में ऑलरेडी है। इसीलिए मैं जैसे जैसे बोलते जा रहा हूँ आपको समझ में आते जा रहा है। अब स्मृति शब्द बोलते ही आपको समझ में आ गया स्मृति क्या है, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी हमारे अंदर है। तो बहुत सारी वृत्तियां, जब मैंने कोई भी एक शब्द का इस्तेमाल किया और आपके मन में कोई वृत्ति उठी, तो वो वृत्ति प्रमाण नहीं है, वो वृत्ति स्मृति की है। अगर समझना है, उदाहरण के तौर पे अगर समझना है, तो मैं आपको एक दो शब्द बोलता हूँ और आप देखिए आपके मन में क्या हो रहा है। विचार करने वाली बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक मैं शब्द बोलता हूँ, आप कहाँ जाते हैं सोचिए, थोड़ा अवेयरनेस रखिए, चेतना रखिए कि मैं शब्द बोलता हूँ उसका परिणाम क्या हो रहा है। तो मैं एक शब्द बोलता हूँ, रिबिन। रिबिन। और एक शब्द बोलता हूँ, दो पहिए वाली साइकिल या ट्राइसिकल। ट्राइसिकल बोलता हूँ मैं। जैसे मैंने ट्राइसिकल कहा तो आपके मन में क्या हुआ? सोच के देखिए, कहाँ पहुंच गए? बचपन। हाँ, कहाँ से स्मृति, देखो कैसे कैसे वृत्ति उठी, कैसे वृत्ति उठी मन में। और अगर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूं, आपको पूछूं नहीं और मैं सिर्फ बोलूं ट्राइसिकल और मैं छोड़ दूं, तो आप तो ट्राइसिकल पे घूम रहे हैं।
पहली वाली जो ट्राइसिकल ली थी, तब माँ बाप कैसे थे, दोस्त कौन थे, उस वक्त साथ में कौन था, कैसे गिरे थे, क्या हुआ था, सब का सब खड़ा हो जाएगा सामने। सभी वृत्तियां मन में आ जाएगी। रिबिन, कौन सा कलर का रिबिन याद आ रहा है? जो आपका प्रिय रहा होगा, जो आपने इस्तेमाल किया रहेगा, वो याद आ जाएगा। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। स्कूल में मेरा पहला दिन। देखो, अभी तो हम सूत्र के बारे में सब ज्ञान की बातें कर रहे थे, अब कहाँ पहुंच गए हम? स्कूल में मेरा पहला दिन, जैसे मैंने ये शब्द कहा, स्कूल में मेरा पहला दिन, आप कहाँ गए? आपके मन में क्या उठा? सोचिए। आप अभी भी वहां पे हैं। स्कूल में मेरा पहला दिन। रोए थे, माँ आई थी छोड़ने, पिताजी आए थे छोड़ने, टीचर कैसा था, और बच्चे रो रहे थे कि नहीं, क्लास कैसा था, सभी वो उस समय की जो भी हमारे अनुभव में, स्मृतियों में वो अनुभव छिपा हुआ है, और स्मृति गई नहीं है। देखो, अभी अभी आज सुबह से सोच, आपने सोचा भी नहीं था कि मैं आज रिबिन के बारे में सोचूंगी या सोचूंगा, या मैं ट्राइसिकल के बारे में सोचूंगा। ऐसा सोचा तो नहीं था। अभी जैसे मैंने कहा, तो सब कुछ जागृत हो गया, सब कुछ ऊपर आ गया। तो ये जो तीसरी वृत्ति है, वो पांचवी वृत्ति है, वो स्मृति की है। तो आप सोच के देखिए कि कितनी सारी चीजें, आप मार्केट से जा रहे हैं और मसाले के दुकान के पास से पास हो रहे हैं, तो अचानक से कोई एक स्मेल आती है। उस स्मेल जैसे ही हमको अनुभव होती है, हम कहीं और पहुंच जाते हैं, हम कहीं पुरानी यादों में चले जाते हैं। कोई विशेष सेंट की गंध आती है, या जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि अ, दिए लगाते हैं दिवाली में, तो उसका बहुत तीव्र अनुभव रहता है। तो कभी कभी दिया बुझने की गंध आती है, तभी भी हम लोग इस प्रकार से उस परिस्थिति में जाते हैं। या जब भी होली होली के आसपास जब भी सावन या वसंत आता है, तो कुछ एक दो इंडिकेशंस मिलते ही हमको पूरा वसंत हमारे मन में आ जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अनुभवों से जुड़ी हुई हैं। और ये जो योग जो बोल रहा है, ये योग कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा है जो किसी विशेष व्यक्ति के साथ में जुड़ी हुई है। योग जो बोल रहा है वो हमारे जीवन के साथ में जुड़ी हुई बातें हैं। इन चीजों का अनुभव करते हैं, उन चीजों के बारे में ये बातें कही हुई हैं। तो इसको थोड़ा सा गहराई से समझेंगे, ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, इसीलिए इसको जानना जरूरी है। क्योंकि बाकी चीजें तो हमको लगता है कि नहीं, बहुत कुछ स्पेशल विषय हमको जानना है, लेकिन हम अपने मन के विषय में कितना जानते हैं, हम अपनी स्मृतियों के बारे में कितना जानते हैं, विकल्प प्रवृत्तियों के बारे में कितना जानते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे अनुभव का विषय है। तो इसको जब जानेंगे तभी हम इससे, अगर इनका गलत इन्फ्लुएंस है, तो हम इससे मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पांच वृत्तियां हैं, ये हैं। अब इसमें ये सवाल उठता है कि पतंजलि ने ये पांच ही वृत्तियां क्यों कही हैं, क्योंकि और भी तो वृत्तियां होती हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति के अलावा और भी तो वृत्तियां होती है। जैसे हम जागते रहते हैं, आंखें खुली रहती है, विचार विचार चलते रहते हैं, या हमारे मन में बहुत द्वेष रहता है, गुस्सा रहता है, या हमारे हमको बहुत सुख का अनुभव होता है, या हम लोग सपना देखते हैं। तो ये वृत्तियों में सपना तो नहीं बताया हुआ है। तो ये सवाल स्वाभाविक है, मन में आएगा। अगर विचार करेंगे तो, नहीं विचार करेंगे तो शायद नहीं भी आएगा मन में, लेकिन स्वाभाविक है कि ये सवाल उठेगा कि बाकी वृत्तियों का क्या। तो भगवान पतंजलि, जो महर्षि पतंजलि है, उनका कहना है कि ये बाकी सब वृत्तियां इन पांचों वृत्तियों के अंतर्गत आ जाती हैं, इनके अंदर आ जाती हैं। तो जब हमको सही ज्ञान होता है, तो हमारे उस सही ज्ञान के साथ साथ में सुख की अनुभूति भी हो सकती है। जब गलत ज्ञान होता है, उसके साथ में कुछ दुख की अनुभूति हो सकती है। तो दुख की वृत्ति सुख की वृत्ति के साथ, या विपर्य की वृत्ति के साथ चलते रहती है। तो ये जो बाकी जो वृत्तियां हैं, वो इन पांच वृत्तियों का भाग होके हमारे साथ में चलती है। इसीलिए उनके बारे में बात करने की जरूरत नहीं। अगर आपने इन पांच वृत्तियों को समझ लिया, और आपने इन पांच वृत्तियों के ऊपर थोड़ा नियंत्रण करना चालू किया, तो अपने आप हमारी वृत्तियों को कंट्रोल में करने का सामर्थ्य हमारे अंदर आने लगता है। तो योग की सिद्धि हो जाती है, योग में हम सक्सेसफुल होना चालू हो जाते हैं।
योग में हमको सफलता प्राप्त होना चालू हो जाती है अगर हम 5 वृत्तियों को कंट्रोल करें तो। देखिए कितनी ब्यूटीफुल बात है। अगर हमको ये ज्ञान नहीं रहे, हम अपने आप अगर ये प्रयत्न करें कि मैं अपने मन की उठने वाली वृत्तियों को एक एक करके समझूं, कितना प्रयत्न करना पड़ेगा। पतंजलि ने हमारे लिए एकदम आसान कर दिया। बोला देखो, जो भी मन की वृत्ति है उसको देखो और उसमें निर्णय करो कि ये प्रमाण है, क्या ये विपर्य है, ये सही ज्ञान है, गलत ज्ञान है, या कल्पना है, या ये निद्रा से जुड़ी हुई है, या स्मृति से जुड़ी हुई है। क्योंकि स्मृति, जब स्मृति की बात करते हैं तो स्मृति की एक विशेष बात यह है कि उसमें प्रमाण कितना है। अब जैसे स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में तो तीनों चीजें हो सकती है। जब हम लोग स्वप्न देख रहे हैं कि हम लोग दोस्तों के साथ में कश्मीर में गए और वहां पे हमने पहाड़ देखे और ये वहां पे हम लोगों ने बोट में सैर की, इस प्रकार का स्वप्न देखते हैं। तो स्वप्न में जो भी हम देखते हैं उसमें कुछ अंश प्रमाण का रहता है, कुछ अंश विपर्य का रहता है, और कुछ अंश जो रहता है वो विकल्प का रहता है। तो तीनों वृत्तियां स्वप्न में रहती है, इसीलिए स्वप्न को अलग से नहीं बताया। क्योंकि जब ये तीनों वृत्तियों की बात करेंगे तो स्वप्न अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसको विचार करने वाली बात है। तो ठीक है, इसको देखेंगे। अब आते हैं हम लोग प्रमाण पे, पहली सर वृत्ति एक को। हाँ। सर एक पूछना था। आपने बोला था हाँ, विकल्प इज इमेजिनेशन। या सो जब हम व्हेन वी प्लान फॉर द फ्यूचर, जब जनरली ह्यूमन टेंडेंसी है कि वी ऑलवेज स्टार्ट थिंकिंग कि हमको ये करना है, ये करना है फॉर फ्यूचर, इज दैट आल्सो पार्ट ऑफ विकल्प? और yes, it is vikalpa, it is vikalpa, and when after vikalpa, through vikalpa, but that vikalpa is also based on certain understanding of praman. तो हमको मालूम, जैसे हमको मालूम है कि अभी हम इमेजिन कर रहे हैं कि हम वीटी स्टेशन पे या चर्च गेट स्टेशन पे गए हैं और हम वहां से ट्रेन पकड़ रहे हैं। अभी हम बैठ के यहाँ इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रेन वहां से छूटती है और जो चर्च गेट स्टेशन है वो तो वास्तविक है, हम्म, वो तो प्रमाण है। तो इस ढंग से विकल्प जो है वो प्रमाण के साथ जुड़ जाता है। और आपका तो ये तो मतलब एक सामान्य प्लानिंग की बात हो गई। कई लोग शेख चिल्ली होते हैं, बैठे बैठे ये विचार करते हैं कि मैंने मैंने लॉटरी खरीदी है और मुझे 10 लाख लग गए, 1 लाख 1 करोड़ लग गया है, और मैं कार खरीद रहा हूँ और मैंने यहाँ पे घर ले लिया है, और ये मेरे दोस्त हैं और ये मैं ऐसा कर रहा हूँ। ऐसी भी विकल्प होते हैं। तो शेख चिल्ली भी विकल्प वृत्ति में रहता था, हमको नहीं सर, सबको मालूम। जो रेगुलर हाँ, वो उसमें भी गृहस्थ विकल्प होते का हैं, इस्तेमाल। हम लोग प्लान बिल्कुल करते भी। हैं कि टुडे आई एम गोइंग टू, आई स्टार्टेड वर्किंग, आई एम गोइंग टू बाय अ हाउस, माय चाइल्ड विल स्टडी इन दिस स्कूल, नो मैटर व्हाट, इज दैट आल्सो विकल्प? It is a vikalpa, but it is along with the praman प्रमाण। and vipay. बेसिकली इट इज, बिकॉज हमको मालूम है स्कूल रियल है, जैसे मैंने कहा चर्च गेट रियल है, ट्रेन रियल है। तो जिस समय पे हम जाना चाहते हैं वहां पे ट्रेन छूटती है, वो तो वास्तविकता है। लेकिन हम अभी जो इमेजिन कर रहे हैं कि मैं ऐसे ऐसे जाऊंगा, वैसे वैसे, हो सकता है जब आप जाएं तो आपने सोचा रहेगा कि मैं ट्रेन से जाऊंगा, लेकिन हो सकता है ट्रेन बंद हो जाए तो आप टैक्सी से जाना पड़ेगा। तो जो इमेजिन किया था वो जरूरी नहीं है कि सच ही हो, जैसे प्लान किया हम्म, था वो जरूरी नहीं कि वो वैसा ही होगा। हाँ, हो सकता है उसमें कुछ बदलाव भी आ जाए। ओके, द फैक्ट दैट उसमें बदलाव आ सकता है, इसीलिए वो विकल्प ही हो गया। विकल्प, हाँ। राइट, है ना। राइट सर, या, थैंक यू। तो अब हम लोग देखेंगे, जो प्रमाण के बारे में हम लोग देखेंगे, तो प्रमाण, सही ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। तो सही ज्ञान 3 प्रकार से प्राप्त होता है। तो प्रत्यक्ष आगम, प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि। ये जो 7वां सूत्र है, प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि। 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं, तीन तीन प्रकार से सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो सही ज्ञान प्राप्त करने का या प्रमाण का विशेषता क्या है। प्रमाण हमेशा जो है वो सत्य ज्ञान रहता है। तो जो हम सोच रहे होते हैं उसके अनुरूप, जो हम समझ रहे होते हैं उसके अनुरूप वास्तु स्थिति रहती है, उसके अनुरूप वस्तु की सत्ता रहती है, वही प्रमाण का कैरेक्टरिस्टिक्स है। और दूसरा, प्रमाण में हम लोग जो सत्य ज्ञान के साथ साथ में कुछ ना कुछ उसका उपयोग रहता है, उसका वास्तविकता का हमारे जीवन में उसका एक प्रकार का कुछ ना कुछ प्रयोजन रहता है, कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। तो जैसे कुछ बातें हैं, जैसे अभी आगे हम लोग देखेंगे, उदाहरण के तौर पे मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, तो हो सकता है उसके वजह से आपके मन में जो वृत्तियां उठ रही है
वो वृत्तियों में काफी सारा प्रमाण हो सकता है और आगे उसको आप प्रत्यक्ष के द्वारा अनुभव भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारा अनुभव है, इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव होता है जिसमें मन का संबंध होता है, ऐसे प्रमाण को प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। तो डायरेक्ट परसेप्शन, इंद्रियों द्वारा जो हम, इंद्रियों की प्रणाली के द्वारा जो हम कोई चीज को जानते हैं। अब सामने फूल है तो हमने जाना कि ये फूल है, तो इसमें तो कोई भी विकल्प की बात नहीं है, न विपर्य की बात है, क्योंकि फूल सामने दिखाई दे रहा है और हम देख रहे हैं कि फूल है। और मैं पूछूं कि अगर फूल का रंग क्या है, तो आप कहेंगे सफेद है, तो वो भी दिखाई दे रहा है कि सफेद रंग है। और कोई दूसरा व्यक्ति भी देखेगा तो वो फूल सफेद ही रहेगा, क्योंकि सभी को सफेद फूल सफेद ही नजर आएगा। तो उसमें एक वास्तविकता रहेगी। तो पहला जो प्रमाण है वो है, पहला जो ज्ञान का प्रकार है या जो ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है वो है प्रत्यक्ष प्रमाण। तो बहुत सारी चीजें जो है हम लोगों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ये एक बात है। और उसके बाद में ये नई वस्तु का ज्ञान होता है। जैसे हम लोग वृत्तियों का बात किया, तो अभी मैं कुछ अगर बोल रहा हूँ, आपके स्मृति में कुछ आ रहा है और उसका ज्ञान हो रहा है, तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता या वो प्रमाण नहीं हो सकता। प्रमाण प्रमाण हमेशा नई चीजों का होता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था सावधान रहना, थोड़ा अलर्ट रहना। आप इसको दूसरा कोई यूनिवर्सिटी का, स्कूल का लेक्चर मत समझना, क्योंकि आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो इसीलिए जब मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, तो वो कहने में कितना प्रमाण है इसका अनुभव भी करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये इनको प्रमाणों को जानना क्यों जरूरी है, कि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन आपके मन को ये निर्णय करना है कि हमने जो जाना, हमने जो सुना, वो सही है या वो गलत है। तो इसका निर्णय तो आपको करना है। तो आपके पास ये मेथड होना चाहिए जिसके जरिए आप जानकारी प्राप्त कर सकें कि जो कहा जा रहा है वो सही कहा जा रहा है कि वो गलत कहा जा रहा है। तो हम सभी में ये क्षमता है कि हम जान सकते हैं कि सही है कि गलत है। तो कई कई बार हमारी टेंडेंसी होती है कि सुनी सुनाई बातों पे हम विश्वास करके उसको सच मान लेते हैं, लेकिन ऐसा कतई जरूरी नहीं है। और ये बात केवल सांसारिक चीजों के बारे में नहीं है, ये बातें आध्यात्मिक जीवन के लिए भी जरूरी है। क्योंकि अध्यात्म में तो हमको कुछ मालूम नहीं रहता है। जब हम अपने आध्यात्मिक उन्नति की बात करते हैं, योग में बहुत सारी चीजें ऐसी कही जाती हैं जिनके बारे में हमको कुछ भी ज्ञान नहीं है, और हमारे लिए वो पूरा नया ज्ञान रहता है। तो उसको हम कैसे समझें कि वो सही है। तो वो जब वो सही समझ, सही ज्ञान, उसका वेरीफाई करने की प्रक्रिया हमारे पास होनी चाहिए। इसीलिए भी ये प्रमाण को जानना जरूरी है। तो पहला प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष रूप से जब हम जानते हैं और नई चीज के बारे में जानते हैं, और वो चीज जिसको हम जान रहे हैं वो अबाधित होनी चाहिए। वो बाद में जाके अगर रॉन्ग प्रूव हो गई तो वो प्रमाण नहीं है, वो प्रत्यक्ष होते हुए भी प्रमाण नहीं है। अगर वो आगे जाके गलत साबित हो गई, वो कभी गलत साबित नहीं हो सकती, क्योंकि जो समझा है उसके अनुरूप वास्तु स्थिति है, उसके अनुरूप ही सब चीजें हैं। तो अबाधित है, वो आगे जाके रिफ्यू, और उसमें कोई शंका नहीं है। वो एक निश्चित प्रकार का अनुभव हमारे अंदर आता है, और उसका कोई ना कोई हमारे अनुभव के साथ, हमारा अनुभव हमको बताता है कि ये सही ज्ञान है करके। तो उसमें पहला जो है वो इंद्रियों के द्वारा प्राप्ति हुआ किया हुआ ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो जैसे मैंने उदाहरण दिया कि फूल का उदाहरण दिया, अब उसमें हमने एक फूल देखा, तो इसमें ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, क्योंकि आंखें देख रही है। केवल आंखें देख नहीं रही है, हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल वहां पे हो रहा है। हम फूल को देखते हैं, उसका रंग दिखाई देता है। हम फूल को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो उसकी जो कोमलता है वो हमको समझ में आती है। हम फूल को सूंघते हैं तो उसकी गंध समझ में आती है। और फूल का आकार हमको दिखाई देता है आंखों से, छोटा है, बड़ा है, उसकी पंखुड़ियां कैसी है, और उसका डंठल कैसा है, ये हमको दिखाई देता है। तो उसका रूप भी हमको दिखाई देता है। उसके अलावा और एक जो है शब्द। तो हर 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 वस्तु में ये पांच गुण होते हैं: शब्द, स्पर्श, रूप और रस तो और गंध। ये जो प्रत्यक्ष तो प्रमाण है, हाँ, ये स्मृति से भी हो सकता है, क्योंकि हाँ, स्मृति से हो सकता है अगर वो वास्तविक। अभी आपने फूल का अनुभव किया, आपको मालूम है कि फूल वास्तविकता है, तो वो अभी आप भूल गए, लेकिन शाम को कल दूसरे दिन आपको याद आया कि वो फूल के बारे में याद आया। तो उसमें जो
फ्रेश ज्ञान उत्पन्न होगा उस फूल के बारे में स्मृति से, वो डेफिनेटली प्रमाण के ऊपर आधारित रहेगा। और द फ्लावर दैट आई हैव नॉट सीन, सपोज यू से अबाउट सम फ्लावर जो मैंने देखा नहीं है, तो हाँ, उसको एक्सपीरियंस करने के बाद ही वो प्रत्यक्ष बनेगा, उससे पहले वो बनेगा नहीं। नहीं, उसके पहले बनेगा नहीं, शायद नहीं भी बने। अगर बनेगा तो आपने आपने वो प्रमाण हो। एक्सपीरियंस किया, आपने कोई एक फ्लावर देखा है जो मैंने नहीं देखा है, हाँ, यू तो हैव फिर एक्सपीरियंस्ड इट। ये भी प्रमाण हो जाएगा, ये भी प्रमाण हो जाएगा, क्योंकि अगर रिलायबल सोर्स से इंफॉर्मेशन मिला है कि यहाँ पे फूल है, जैसे मैं अभी यहाँ बैठे बैठे कहूँ कि ये गार्डन में जाइए, यहाँ आपको आपको ऐसा फूल दिखाई देगा, तो आपको समझ में आ गया कि वहां पे ज्ञान है फूल, और आप वहां जाके देखते हैं तो वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो और सर जब तक वो देखा नहीं। रिलायबल सोर्स कैसे पता चलेगा सर? सोर्स इज रिलायबल, हाउ यू कैन हाँ, नो सर? तो अभी आप लोग दोनों, श्रवंती जी और सुमिता जी, आप लोग घोड़े के आगे गाड़ी लेके जा रहे हैं। घोड़ा गाड़ी को आगे लेके जाता है, आपने गाड़ी को घोड़े के आगे लगाया है। तो कैसे लगाया है? क्योंकि अभी मैंने प्रमाण के बारे में पूरा बात बताया नहीं है, मैंने तो सिर्फ थोड़ी सी बात बताई है, आपने पूरी बात सुनी नहीं है। तो जब आप पूरी तरह से सुन लीजिए, उसके बाद में आप निर्णय कीजिए। उसके बाद में अगर कुछ शंका रह जाए तो हम उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, है ना। तो अभी तो हम सिर्फ प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, आप सीधा अनुमान पे चले गए। आप जहाँ पे हैं उससे बहुत आगे चले गए आप। तो अभी हमको प्रमाण को, अगर प्रत्यक्ष को समझना है तो हमको प्रत्यक्ष पे रुकना पड़ेगा। तो प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है? जो इंद्रियों के माध्यम से होता है। इंद्रियों में कौन से गुण है? 5 गुण है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के द्वारा जो जाना जाता है, और मन के प्रभाव से, मन जिसको डायरेक्टली अनुभूति के द्वारा जानता है, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। उसके बाद में दूसरा जो ज्ञान का प्रकार है वो कौन सा है? अनुमान। तो ये जो अभी सुमिता जी ने जो कहा कि आपने कहा वहां पे फूल है, ये अब आता है अनुमान ज्ञान। तो मैंने आपसे कुछ कहा और उसके आधार पे आपने अनुमान लगाया, आपने इन्फर किया कि ऐसा ऐसा है, तो वो जो ज्ञान है वो भी प्रमाण है, वो भी सही ज्ञान हो सकता है, वो भी कई अर्थों में सही ज्ञान होता है। जैसे मैंने आपको ये अभी फूल का ही उदाहरण दिया, तो मैंने कहा फूल है यहाँ पे, और आप फिर पहले आपने अनुमान लगाया, मैंने बोला आप यहाँ से जाना, राइट में जाना, लेफ्ट में जाना, वहां पे गेट के पास में ऐसा ऐसा आपको झाड़ दिखेगा, उस पे यहाँ पे ऐसा फूल दिखाई देगा। तो मैंने जो कहा उसके आधार पे ज्ञान मन में आ गया कि कैसे क्या करना है, कहाँ जाना है, और वहां जाने के बाद में आपने वेरीफाई किया कि वास्तव में वहां फूल है, तो आपका अनुमान सही निकला। या मैं कुछ बात ऐसी कहूं जिसके आधार पे, या आप ये नहीं कर निर्णय कर ले कि ये ऐसा बोल रहे हैं मतलब इसका अर्थ ऐसे ऐसे होगा, और वो वास्तव में अगर ऐसा ही है तो वो प्रमाण हो गया, सही ज्ञान होगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं जिसका हमको प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें अपने माँ बाप से, शिक्षकों से, अपने कलीग से, अपने दोस्तों से हम लोग सीखते हैं, और अनुमान के आधार पे हम उसका निर्णय करते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी प्रकार का अनुमान होता है जो जिसका प्रैक्टिकल यूज हमारे जीवन में होता है। अब आप घर से बाहर निकल रहे हैं, प्रैक्टिकल बात है, घर से बाहर निकल रहे हैं, अभी अभी सितंबर चालू हुआ है, ये बार बारिश बहुत एक्सटेंड हो गई, तो आप बाहर निकलते ही आप क्या करेंगे? आसमान की तरफ देखेंगे। अगर क्लाउड्स हैं तो आप क्या करेंगे? बारिश हो सकती है, छाता ले लेंगे। अगर धूप है तो आप अनुमान करेंगे बारिश आने वाली नहीं है, तो बेकार में क्यों छाता लूं, आप छाता नहीं लेंगे। तो आकाश की स्थिति को देख के ये अनुमान करने का कि बारिश होने वाली है कि बारिश नहीं होने वाली है, ये अनुमान के अंतर्गत आ जाता है। ऐसे बहुत प्रकार के अनुमान हम जीवन में लगाते रहते हैं। किसी चीज की, किसी के कुछ शब्द सुन के हम उसके अर्थ में गहराई से जाके उसकी सच्चाई क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। वो हमको भले ही नहीं बताए, लेकिन हम जान लेते हैं कि सच क्या है। कैसे जानते हैं? अनुमान के द्वारा जानते हैं। तो अनुमान भी जो है वो भी एक वैलिड तरीका है, इसको इन्फरेंस कहते हैं। वो तो क्लासिकल एग्जाम्पल आता है कि मतलब अब जैसे और एक ही हो सकता है कि, लेकिन ये अनुमान जो है वो भी वास्तविक ज्ञान के ऊपर ही आधारित रहता है। तो मैंने आपको जैसे फूल का उदाहरण दिया, आपने एक मोगरे का फूल देखा, मोगरे के फूल को छुआ,
मोगरे के फूल की गंध ली, मोगरे के फूल को स्पर्श किया, तो आपको मोगरा कैसे होता है ये इसका पूरा ज्ञान हो गया। अब आप मार्केट में जा रहे हैं, किसी व्यक्ति के हाथ में वो फूल है या किसी लेडी के जूड़े में वो फूल का गजरा बना हुआ है, तो आप देखते ही कहेंगे कि ये मोगरे का फूल है। और फिर आप ये भी कहेंगे कि उसमें तो बहुत सुगंधित ये फूल है, अच्छी सुगंध है उसमें। अब आपने उस फूल की गंध नहीं ली है। सी थोड़ा सा फर्क समझिएगा, बारीकी से समझिएगा। उस फूल की जो फूल उस व्यक्ति के जूड़े में लगा हुआ है, उसकी गंध तो आपने नहीं ली है, लेकिन फिर भी आप समझ रहे हैं कि उसमें गंध है। क्यों क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि पहले हमको मालूम है ये मोगरे का फूल है, हमको मालूम है मोगरे का फूल है, मतलब गंध होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए, क्योंकि मोगरे के फूल में गंध ना हो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि ये विशेषता है मोगरे के फूल की। तो इस प्रकार का ज्ञान जो है वो अनुमान ज्ञान हो जाएगा। आपने गंध नहीं लिए, फिर भी आप निश्चित रूप से बोल सकते हैं कि उसमें तो गंध होगा ही होगा। और तीसरा जो है वो आगम है। श्रवंती जी ने जो कहा कि मतलब कैसे जाने कि कोई व्यक्ति हमारा रिलायबल सोर्स है कि नहीं। अब यहाँ पे यही बात आ जाती है कि अक्सर आप्त वचन जो होता है वो रिलायबल सोर्स के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको कहते हैं आगम ज्ञान, आप्त वचन ज्ञान। और बहुत सारी चीजें हम जानते हैं इस आप्त वचन के द्वारा। अभी आपको जैसे छोटा सा उदाहरण है कि माँ जब हमको बचपन में कुछ इंस्ट्रक्शन देती है, किन्हीं चीजों के बारे में हमको वार्निंग देती है, तो हमने उन चीजों को अनुभव नहीं किया है। लेकिन माँ को आप्त वचन मानेंगे कि माँ को झूठा वचन मानेंगे? माँ को तो हमको आप्त वचन मानना ही पड़ेगा, क्योंकि माँ अपने अनुभव के आधार पे हमको कुछ निर्देश दे रही है, कुछ बातें बता रही है कि ऐसे ऐसे करना है, यहाँ जाओगे तो ऐसा होगा, यहाँ जाओगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा। तो ये जो ज्ञान और हमारे मन में निश्चित रूप से ज्ञान हो जाता है। कभी कभी तो हमारे मन में माँ और पिताजी का कहा हुआ ज्ञान इतना ज्यादा डीपली स्थापित हो जाता है हमारे मन में कि हम मरने तक हम उस साथ में रखते हैं उसको। इतनी गहराई से वो ज्ञान हमारे मन में स्थापित हो जाता है। तो जब कोई सही ज्ञान किसी आप्त या किसी सज्जन पुरुष या किसी रिलायबल व्यक्ति के द्वारा हमको कहा जाता है, तो बिना सोचे समझे, बिना उस पर विचार किए हमारे अंदर एक ज्ञान प्राप्त होता है, हमारे अंदर एक ज्ञान उत्पन्न होता है। और उस ज्ञान को कहते हैं आगम ज्ञान, शाब्दिक शब्द ज्ञान। ये भी एक ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है। देखिए, थोड़ा गहराई से विचार करके देखेंगे तो बहुत सारा, कभी कभी जो सज्जन पुरुष है जो हमारा भला चाहते हैं, हमारा हित चाहते हैं, उसकी बात वो जैसे ही बोलते हैं हमारे मन में एक ज्ञान आता है, और हमको मालूम है कोई कारण नहीं है कि हम उसको डाउट करें। उसमें एक निश्चिंतता आ जाती है, एक दृढ़ विश्वास आ जाता है कि नहीं, ये जो है ये सही है। इस प्रकार का जब कोई आप्त, इसमें दो व्यक्ति चाहिए। आप्त वचन जो है वो अनुमान पे आधारित नहीं है, ये अलग प्रकार का ज्ञान है। ये किसी अनुभवी व्यक्ति जिसने अनुभव किया है, जिसको ज्ञान है, वो अपने ज्ञान को अगर हमारे अंदर स्थापित करना चाहता है, वो अपने ज्ञान को अगर हमसे हमारे साथ बांटना चाहता है, तो वो इस भावना के साथ में कुछ शब्द कहेगा जिससे हमको समझ में आए, और वो समझ आने के साथ में वो ज्ञान हमारे अंदर स्थापित हो जाएगा। जब इस प्रकार से ज्ञान स्थापित होता है तो उसको कहते हैं आगम ज्ञान। तो योग में तो जो भी हमारे आध्यात्मिक शास्त्र हैं उसमें तो इसी प्रकार का ज्ञान है। जो लोग गुरु करते हैं, गुरु के वचनों को सच मानते हैं, तो क्यों क्यों सच मानते हैं? क्योंकि गुरु का अपना स्वार्थ नहीं रहता है, वो अपने हित के लिए कुछ बोलता है, उससे वो जो भी बताता है। तो कभी कभी तो योग में इसका बहुत महत्व है। देखो, एक बात ध्यान में रखना, योग जो है वो केवल शास्त्रों के माध्यम से, केवल टीवी के माध्यम से, केवल पुस्तकों से नहीं पा सकते, क्योंकि योग का बहुत बड़ा भाग जो है वो अनुभव सिद्ध है, अनुभव के ऊपर आधारित है। और जो ज्ञान अनुभव के ऊपर आधारित है उसको हम अनुभव के द्वारा ही जान सकते हैं, किताबों से नहीं जा सकते, अनुमान से नहीं जा सकते। छोटा सा उदाहरण समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको अगर ये कहूँ, आपको बहुत तनाव है, स्ट्रेस है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बीपी बढ़ रहा है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला देखिए आपको बहुत स्ट्रेस है,
स्ट्रेस की वजह से आपका बीपी बढ़ रहा है, तो आप बोलेंगे क्या करूं? एक काम करो, आप योगा ज्वाइन करो, आप योगासन किया करो, तो आपका बीपी थोड़ा कम हो जाएगा। कैसे कम होगा? क्योंकि आप रिलैक्स हो जाओगे। अब डॉक्टर ने ये बोला तो हमको समझ में आ गया कि अगर मैं योग करूं तो मैं रिलैक्स हो सकता हूँ। ये ज्ञान तो वास्तविक ज्ञान है, लेकिन अभी तक हमको रिलैक्स कैसे होना है ये तो हमको मालूम नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? कोई क्लास ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद में हम वो टीचर को बोलेंगे कि भाई मेरा बीपी हाई है, आप डॉक्टर ने कहा है कि रिलैक्सेशन टेक्निक सीखो, तो आप मुझे जो रिलैक्स करने वाला प्राणायाम है ऐसा सिखाइए, या तो मुझे आप शवासन सिखाइए। और जब आप शवासन करते हैं, अगर आप सही ढंग से शवासन करते हैं, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, तो आपको एक अनुभव होगा। और वो अनुभव कैसा होगा? प्रत्यक्ष अनुभव होगा। आप समझ जाएंगे कि रिलैक्सेशन किसको कहते हैं। जो अभी तक केवल थियरी था हमारे मन में, जो डॉक्टर ने बताया कि रिलैक्स होना जरूरी है, तो हमने मन में कल्पना कर ली कि ऐसा ऐसा रिलैक्स होना है। लेकिन अब जब शवासन सीख रहे हैं तब हमको उसका वास्तविक अनुभव हो रहा है। आप समझ रहे हैं फर्क? रिलैक्सेशन के बारे में थ्योरेटिकली, इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक स्तर पे जानना एक चीज है, और रिलैक्सेशन का अनुभव करना ये अलग स्तर की चीज है। तो पहले वो शाब्दिक ज्ञान था, लेकिन सही ज्ञान था, क्योंकि जैसे वो डॉक्टर ने कहा था वैसे ही हो रहा है। अब आपने शवासन करना चालू किया, कुछ दिनों में आपका बीपी नॉर्मल होना चालू हो गया। आपने वेरीफाई कर लिया कि डॉक्टर ने जो कहा था कि वो सही था, कि अब मैं जितना मैं रिलैक्स रह रहा हूँ उतना मेरा बीपी जो है वो नियंत्रण में आ रहा है, या मैं टेंस नहीं हो रहा हूँ, मैं हड़बड़ा नहीं रहा हूँ, मुझसे गलतियां नहीं हो रही। तो योग में ऐसी बहुत सारी चीजें जो योग में सीखने जाएंगे तो टीचर कहेगा ये ऐसा ऐसा है, लेकिन वो शाब्दिक ज्ञान है। लेकिन टीचर अगर सुनी सुनाई बात कहेगा तो आपके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा, ये ध्यान में रखना। अगर टीचर का खुद का अनुभव है, वो अपने अनुभव के आधार पे कह रहा है। इसीलिए योग में बहुत कुछ ऐसा है जो अनुभव पे आधारित है, वो पुस्तकों से नहीं मिल सकता, वो सीडी से, टेप और मूवीज से और यूट्यूब पे नहीं सीख सकते। उसको प्रत्यक्ष सीखना पड़ेगा, उसका अनुभव करना पड़ेगा, तभी हम निश्चित रूप से कह सकते हैं भाई ये सच है। तब तक कैसे सच माने उसको? ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन उसको वेरीफाई तो करना ही पड़ेगा। तो योग का बहुत सारा भाग जो है वो प्रमाण के साथ जुड़ा हुआ है, और इसीलिए योग पहले, योग सूत्र चालू होते ही देखो पतंजलि बोल रहा है कि भाई जो कुछ तुम पढ़ने वाले हो, जो कुछ तुम सुनने वाले हो, जो कुछ मैं बता रहा हूँ, उसको ये समझ लो कि तुमको कैसे वेरीफाई करना है, कैसे उसकी जांच करनी है कि तुम्हारे अनुभव सही है कि नहीं। तो ये एक प्रकार की हमको शिक्षा मिल रही है कि किसी चीज का सही गलत का निर्णय कैसे करना है। तो इससे हमारा बुद्धि का विकास होगा, इससे हमको नए अनुभव और बहुत सारी नई चीजें आएंगी, क्योंकि इसके बारे में हमने कुछ ज्यादा विचार पहले किया नहीं, और हमको कोई बताता भी नहीं है। जैसे हम लोगों को जैसे शरीर की तरफ हमेशा ध्यान दो, बी अवेयर ऑफ द बॉडी, बी रिलैक्स्ड, या मतलब ऐसा सांस, गहरी सांस लो। छोटी सी चीज, अपनी पीठ सीधी रखो, अपनी स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से स्कूल में हमको सिखाया? आप में से कुछ कितने लोगों को टीचर ने सिखाया कि रीढ़ की हड्डी सीधी रखो? सोच के देखो। और योग में पहले जाएंगे तो सबसे पहले वो टीचर बोलेगा आप सीधा बैठिए, पीठ को सीधा रखिए, गर्दन को सीधा रखिए, कंधों को ढीला रखिए। तो ये चीजें तो हमको बहुत अभी 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 योग, अच्छी बात है कि योग अभी स्कूलों में आ गया है। स्कूलों में भी कौन सा योग प्रभावी होगा? जो प्रभावी योग होगा वो शिक्षक जो प्रभावी है उससे होगा। शिक्षक अपने अनुभव के आधार पे जो बच्चों को सिखाएगा वही योग उपयोगी होगा। अगर सुनी सुनाई बात रहेगी तो उसका इस्तेमाल नहीं होगा। तो आप समझ रहे हैं प्रमाण का कितना बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। हर क्षण में इसका हम लोग इस्तेमाल करें। ठीक है, 5 मिनट हैं, तो अभी सुमिता जी, श्रवंती जी, अगर डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर और कुछ सवाल है तो यस। यस, Sir, is it vritti is equal to gyan, sir? ज्ञान, यस। सभी Vritti वृत्तियां is ज्ञान gyan. स्वरूप है। ऑल वृत्तिज आर ज्ञान स्वरूप। these are perceptions. See, whatever we are perceiving, that is ज्ञान। अभी जब भी हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, जो भी आपके मन में इस वक्त चल रहा है, यू ट्राई टू बिकम अवेयर ऑफ दैट। वॉट एवर यू आर अवेयर ऑफ right now at this moment, which is going on in your mind, that is what is jnana
एंड दैट इज व्हाट इज वृत्ति. So वृत्ति ज्ञान basically, स्वरूप है. so that means जो भी ज्ञान है अपने को, that has to be हाँ. निरोध. I mean, चित्त वृत्ति निरोध. हाँ, So मन अल्टीमेटली ये वृत्तियों का ज्ञान है, तो ये वृत्तियों को रोकना है. जब ये वृत्तियों को रोकेंगे तो ज्ञान रुक जाएगा. तो जो ज्ञान रुक जाएगा उसको निरोध अवस्था कहते हैं. तो जो 5 प्रकार के चित्त हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, एकाग्र अवस्था आने के बाद में फिर जब एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है तभी चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है. सभी ज्ञान को रोक देने की क्षमता मन में आ जाती है. जब ज्ञान रुक जाता है, अभी भी ये हो सकता है, क्षणिक अनुभव हमको आता है. कभी कभी हमारी चेतना इतनी प्रगाढ़ रहती है कि सब थॉट्स रुक जाते हैं, सब वृत्तियां रुक जाती हैं, केवल चेतना का अनुभव होता है. मैं हूं, बस, इसके आगे कुछ नहीं. आई एग्जिस्ट, आई एम. ये चेतना का अनुभव है. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वृत्तियां रुक गई. लेकिन वृत्तियां रुकती नहीं है सामान्य तौर पे, वृत्तियां चलते रहती है. So in that case, yeah, it's good to know कि 3 प्रकार के प्रमाण प्रमाण प्रत्यक्ष हैं, प्रमाण and there है. are 5 कैटेगरी के वृत्ति हैं, but हाँ. more or less it's theory, right? मुझे जान के क्लासिफाई करके कुछ मतलब नहीं है, बिकॉज फाइनली तो मुझे सबको एलिमिनेट करना है, निरोध करना है ये हाँ. सबको. हाँ, तो एलिमिनेट Correct. करने के पहले वो क्या क्या एलिमिनेट करना है उसको तो जानना जरूरी है. इसीलिए, और दूसरी बात क्या है, ये जब हम इसको जानेंगे नहीं. अब आपका अगर फेथ है कि मुझे मन को रोकना है, तो बस बात खत्म हो गई, उसके आगे काम रुक गया, बाकी कुछ जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने एक निर्णय कर लिया. लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं कर सकते. वो बोलेंगे कि मेरे मन में किस प्रकार की वृत्ति है, क्यों मैं मन वृत्ति को रोकूं, किस लिए मुझे वृत्ति को रोकना है, कौन से प्रकार की वृत्ति को रोकना है. ऐसे जब मन में आएंगे तो वृत्ति को जानना भी जरूरी है. तो पहले मेरा वही सोच था कि राइट नॉलेज को, आई मीन इफ इट्स राइट नॉलेज मैं क्यों एलिमिनेट करूं, बट फाइनली बिल्कुल. अभी समझ में आता है कि भैया निरोध अवस्था चाहिए, तो ये हाँ, तो उसको भी रोकना पड़ेगा. उसको फिर भी ये भी रोकना होता है कि भैया सब कुछ ही एलिमिनेट करना है, तो फिर ठीक है, इट्स गुड टू नो 5 हाँ. टाइप की वृत्ति हैं, बट मैं किस प्रकार से इसको प्रैक्टिस लाऊं अपने ये व्यक्ति के ऊपर, ये व्यक्ति के अपनी क्षमता के ऊपर, अपने इंक्लिनेशन, उसका क्या दृष्टिकोण है, उसका लक्ष्य क्या है, वो क्या पाना चाहता है, वो क्यों योग में आया है, वो क्या प्राप्त करना चाहता है, इन सभी बातों के ऊपर निर्णय होगा कि वो व्यक्ति इस ज्ञान का कैसे इस्तेमाल कर रहा है. ये ज्ञान का इस्तेमाल हम अपने आप को, अपना सामर्थ्य बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, अपनी समझ बढ़ाने के लिए कर सकते हैं. जहाँ पे हम लोगों को चैलेंजेस लग रहे हैं, डिफिकल्टीज लग रही है लाइफ में, उनको सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. सामने वाला अगर गलत बर्ताव कर रहा है तो सामने वाले का बिहेवियर क्यों ऐसा है, इसको समझने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. और अपने को सुधारने के लिए भी कर सकते हैं, बिकॉज क्लिष्ट और अक्लिष्ट बिल्कुल. दोनों हैं. मेन लक्ष्य वही है, मेन लक्ष्य वही है. अक्लिष्ट, हाँ, जब हाँ, तक अपने बिल्कुल, निरोध बिल्कुल. अवस्था में नहीं आ रहे हैं तब तक भैया अक्लिष्ट, जो हाँ. भी अक्लिष्ट वृत्तियां हैं उसको ही जिधर तलक हो उसको रखो. बिल्कुल. अपनी उन्नति ये सर्वोपरि है, सबसे महत्वपूर्ण बात है. दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व है जो है हमारा उत्कर्ष कैसे हो, हमारी उन्नति कैसे हो, हमारा उद्धार कैसे हो, हम कैसे आगे बढ़े, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बाकी सर चीजें तो गौण है. सर एक क्वेश्चन है, हाँ. जो हम लोग निद्रा में जब जाती हूँ तो अजब हाँ. अजब टाइप का सब ड्रीम आते हैं, जो जिसके साथ वास्तविक कुछ लेना देना ही नहीं है. सो इसको हाँ. क्या क्या बोल सकते हैं? उसमें विकल्प प्रवृत्ति रहती है. विकल्प वृत्ति. हाँ, अधिकतर तो स्वप्न में अधिकतर विकल्प प्रवृत्ति रहती है. जो जिसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, जो मैं सोची भी हाँ. नहीं है, तो उसमें हाँ, मेमोरी भी ऐसे नहीं भी है. हाँ. नहीं, मेमोरी वो कुछ ना, उसका आधार जो रहेगा वो जो पहले का ज्ञान है वो इसका आधार, जो चीज हम लोगों ने जानी नहीं है. देखिए, एक साइकोलॉजी, एक मनोवैज्ञानिक फैक्ट, रियलिटी को समझिए कि जिस चीज का हमने अनुभव नहीं किया, जिस चीज को हमने जाना नहीं है, उसके बारे में स्वप्न नहीं देख सकते, क्योंकि वो चीज की हमारे मन में कोई कल्पना भी नहीं उठ सकती, उसका कोई ज्ञान भी नहीं आ सकता. तो कहीं ना कहीं हमारे अवचेतन मन में वो मौजूद है, इसीलिए उसको हमको स्वप्न में आ रही. ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट हमको समझना पड़ेगा. तो इट्स अ विकल्प. हाँ, इट इज अ विकल्प. यस, कुसुमा, यू आर आस्किंग समथिंग.
आवाज नहीं आ रहा है आपका, आपका ये साउंड म्यूट है, आप म्यूट, अनम्यूट कीजिए। नहीं, अभी भी म्यूट है। ये अनम्यूट अब हेडफोन को म्यूट निकालिए सर, हेडफोन निकाल दीजिए कुसुमा जी। हेडफोन 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 निकाल हेडफोन के निकाल दीजिए। नहीं, नहीं आ रहा है। कंप्यूटर से भी निकाल दीजिए हेडफोन। टाइप कर सकते हैं वो, शी कैन टाइप इफ यू। हाँ, आप अब नहीं तो आप इसमें चैट में आप टाइप कर दीजिए आपका क्वेश्चन। ओके। हाँ, आ रहा है, आवाज आ रहा है। अब आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, अभी बोलिए। आ रही है। सर, हम लोगों ने कहा कि आगमन प्रमाण में हम लोग जो भी लाइक जैसे माँ बाप होते हैं, लाइक टीचर होता है, वो जो बताता है उस पे हम लोग ट्रस्ट करके वी फ्रॉम दैट थिंक दैट दैट इज द प्रमाण, दैट इज द एग्जिस्टेंस, राइट? एग्जिस्ट, या फॉर एग्जाम्पल, अगर माँ बाप ने बताया कि धरती फ्लैट है, फॉर एग्जाम्पल हाँ, दैट इज व्हाट दे हैव द नॉलेज कि धरती फ्लैट, उन्होंने अपने हिसाब से सही बताया है हमको, हाँ, बट हाँ, एक्चुअल में धरती गोल है, पर लाइक एक्चुअल प्रमाण इज दैट इज गोल अंटिल एंड हाँ, अनलेस आई कम फ्रॉम सम अदर सोर्स और सम, बिकॉज अब माँ बाप ने बता दिया कि फ्लैट है तो मुझे फ्लैट ही लगेगी, राइट? हाँ। नहीं, नहीं, वही बात उसमें यही है कि माँ बाप जो सही मानते हैं, माँ बाप ने जिस चीज का अनुभव किया है, अब राइट। पृथ्वी गोल है या चपटी है, इसका उन्होंने अनुभव नहीं किया है। ये हाँ, अपने बिलीफ के आधार पे बोल रहे हैं, तो ये अनुभवजन्य ज्ञान नहीं है उनका। हाँ, लेकिन ये हमको उन लगेगा हम कि उसको वो मान तो सकते, हम प्रमाण हमको मानेंगे लगेगा, ना। हमको हाँ, लगेगा हम प्रमाण मानेंगे, लेकिन जब आप दूसरी तीसरी में जाएंगे, टीचर आपको ग्लोब दिखाएगा, पृथ्वी का ग्लोब दिखाएगा, तो आपको समझ में आएगा, नहीं नहीं, मम्मी ने तो गलत कहा था, ये तो ग्लोब तो अर्थ तो राउंड है। तो वो जो मम्मी ने जो ज्ञान बताया था वो रॉन्ग प्रूव हो जाएगा, तो वो प्रमाण की कैटेगरी से बाहर चले गया। इट इज नो तो लॉन्गर प्रमाण। विथ एक्सपीरियंस वी शुड ये बी वी शुड ज्ञान वेरीफाई इट, वी शुड वेरीफाई वेरीफाई। इट, यस। और जो सही, जो वास्तविक प्रमाण रहेगा, वो आगे भी जाके पूरी जिंदगी वो खंडित नहीं होगा, वो बना रहेगा। हमारा अनुभव भी हमको उसको वेरीफाई कराएगा, अगर वो सही ज्ञान है, अनुभव युक्त ज्ञान है। अच्छा सवाल पूछा आपने, बराबर है। बट सही बात। हमारे वेदों में ये पहले से ही पता था कि ये भूगोल है, but Europeans and all that, they proved it that it was flat, and later on it and again यस, we came to know that it is round. या लॉट्स ऑफ such Even wrong lot knowledge of was things are prevalent. like that. Lot of things are like that. We are forgetting and Yeah, again researching and so again proving that this is that way, like that. true. तो So many इसीलिए things are मेरा there, so क्वेश्चन many था things. सर, आगम जो है उसको हम लोग कैसे रिलायबल सोर्स मान सकते हो, यही मेरा क्वेश्चन था। नहीं, हाँ, तो अगर ये तो और हमारे भाग्य के ऊपर निर्भर है कि हमको कोई सही व्यक्ति मिले जो हमको आगम शास्त्र के हिसाब से स्पिरिचुअलिटी का अनुभव दे। जैसे मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे जो टीचर थे वो आप्त वचन वाले व्यक्ति थे। वो जो बोलते थे वो सच बोलते थे, तो मैं उनके शब्दों को मैं हमेशा सच मान के चलता हूँ। पिछले 40 सालों से मैं उनको सच मान के चल रहा हूँ, और मुझे अभी तक जो भी अनुभूतियां आई है वो सब यही प्रूव करती है कि उन्होंने जो भी कुछ भी कहा वो सच कहा। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। तो मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि आपको भी कोई ऐसे व्यक्ति मिले जो आप्त वचन के द्वारा आपके सब संशयों को दूर कर सके, है ना? ठीक है, वी लीव इट हियर। बहुत गहरी बातें हैं, इसको थैंक आप यू सो लाइटली मच मत सर। दीजिए, आप इसके ऊपर थोड़ा गहरा चिंतन कीजिए, सोचिए, और इसको चैलेंज भी कीजिए, क्वेश्चन भी कीजिए, क्योंकि ये हम करेंगे तभी हमारी बुद्धि का विकास भी होगा, और हमको समझ में आएगा कि किसी चीज को कैसे समझना है। ये बहुत जरूरी है, तो इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करेंगे। और हमारी भारतीय परंपरा है श्रवण, मनन, निधिध्यासन। केवल श्रवण पे बात रुकनी नहीं चाहिए। आजकल वही हो रहा है कि हम बड़े बड़े उपदेशों को सुनते हैं, ये यूट्यूब पे, टीवी पे, लेकिन बाद में उस पर चिंतन नहीं करते हैं। चिंतन करना बहुत जरूरी है, मनन करना बहुत जरूरी है। वो मनन करेंगे तो धीरे धीरे पक्के हो जाएंगे, हमको समझ में आएगा क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते, थैंक यू। नमस्ते। Thank you, sir. गुड नाइट सर। Thank you.
थैंक यू। कि